यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट है इसका टेस्ट पेपर है यहाँ पर चौथा यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। तो इसका जो टेस्ट नंबर रहेगा 4 में यहाँ पे आपका साइंस का है, सामान्य विज्ञान का, राइट। तो यहाँ से डिस्कस करेंगे पार्ट 1 को, राइट। पार्ट 1 आज डिस्कस कर लेंगे और पार्ट 2 कल यहाँ से डिस्कस करेंगे, राइट। तो पार्ट 1 में करीब आपसे 75 क्वेश्चन के आसपास मैं यहाँ से कराऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 4 और पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं इसका। देखो जितने भी पेपर हो रहे हैं वो सब मैं एक करके आपको यहाँ से कवर कराता जाऊँगा, राइट। पहला है क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण में से कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गोली दागने पर बंदूक का पीछे हटना, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, राइट। ये मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो प्रत्येक क्रिया के लिए समान जो परिमाण है और उस विपरीत दिशा में यहाँ पर एक प्रतिक्रिया होती है, उसके यहाँ पर ये बोलते हैं। ये नियम बताता है कि यहाँ पर जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी यहाँ पर पहले वाली के समान यहाँ पर परिमाण में लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है, राइट। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर क्या है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा पहले आंसर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 यहाँ से बैरोमीटर रीडिंग के संकेत में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें शामिल होगा, राइट। तो देखते हैं पहला आंसर स्टेटमेंट बोला है इसमें, अचानक गिरना तूफान का संकेत देती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही बता रहा है। दूसरा, धीमी गति से गिरना बारिश का संकेत देती है, ये भी बात सही है। धीमी वृद्धि साफ मौसम का संकेत देती है, राइट। और यहाँ पर तेजी से वृद्धि उच्च आर्द्रता का संकेत देती है, ठीक है। चौथी बात ऐसे गलत है क्योंकि तेजी से वृद्धि उच्च आर्द्रता का संकेत देती है, तो यहाँ से ये बात होगा, ये गलत है इसकी, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो तेजी से यहाँ पर वृद्धि वायु दाब में आमतौर पर शुष्क और हवा में साफ मौसम का संकेत देती है, ना कि यहाँ पर आर्द्रता का, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है बैरोमीटर रीडिंग का हिसाब से। तो 1 2 3 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा तीसरे का सी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से चौथा क्वेश्चन है, चुंबकत्व से संबंधित जो हमारे कथन है विचार करना है उस पर। चुंबकत्व लोहा कोबाल्ट निकल आदि जैसे यहाँ पर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की घटना है, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है ना। पहली बात यहाँ से इसकी सही है क्योंकि यहाँ पर चुंबकत्व भौतिक गुण होता है जिसके द्वारा पदार्थ दूसरे चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का पर उन पर बल लगाता है। जिन पदार्थों में गुण पाता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, है ना। आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो याद रखना है। मुख्य चुंबकीय मात्रा तो लोहा हो गया, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, राइट, और यहाँ पर निकल हो गया, तो तीनों यहाँ पर है, तो सही पहला से बात सही है। लॉर्ड स्टोन एक कृत्रिम चुंबक है ना। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड स्टोन है एक प्रकार की प्राकृतिक चुंबकीय पत्थर है जो मुख्यतः मैग्नेटाइट Fe2O3 का बना होता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, सिर्फ एक पहली बात करेक्ट है, पूछा क्या सही नहीं है कौन सा, तो बी यहाँ से करेक्ट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, अभिकथन ए और कारण आर। जब कोई पिंड स्थितिक समावस्था से होता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, है ना। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात है, कुल बल आघूर्ण शून्य ये सुनिश्चित करता है कि कोई कोणीय त्वरण नहीं होगा इस पर, यह भी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्थितिक जो हमारी साम्यावस्था होती है इसका अर्थ होता है कि कोई पिंड स्थिर अवस्था में और घूर्णन नहीं कर रहा है। किसी स्थित निकाय यहाँ पर होता है उसमें साम्यावस्था रहने के लिए यहाँ पर 2 शर्तें आवश्यक होती है। एक तो पिंड पर लगने वाला कुल बाह्य बल जो शून्य होना चाहिए जिसमें सुनिश्चित हो सके कि यहाँ पर कोई रैखिक त्वरण नहीं है, और पिंड पर लगने वाला कुछ बाह्य बल जो यहाँ पर जिसका आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए, ठीक है। ये सुनिश्चित हो कि उस पर कोई कोणीय त्वरण नहीं है, ठीक है। बल आघूर्ण को रैखिक बल जो होता है उसकी घूर्णी समकक्ष के रूप में भी परिभाषित किया सकता है, ठीक है। तो याद रखना है दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, पानी के यहाँ पर जो त्रिक बिंदु है, ठीक है, पानी के त्रिक बिंदु उसके संदर्भ में विचार करना है। ये बर्फ और जल वाष्प से कैसे अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर त्रिक बिंदु जो होता है ये एक विशेष तापमान और दाब की स्थिति होती है जिस पर एक पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस यहाँ पर गैस संतुलन का अस्तित्व करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरी बात, पानी के त्रिक बिंदु का अनुरूप का तापमान 223.16 केल्विन होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि पानी के जो त्रिक बिंदु है 0.01 सेल्सियस यहाँ पर जो होता है उसके हिसाब से, और जो 611.657 पास्कल के हिसाब से यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये निश्चित जो बिंदु है उस पर यहाँ पर जिसका थर्मामीटर जो कैलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जो
विभिन्न ताप हैं उसकी तुलना में किया जाएगा। तो यहाँ से सेकंड बात करेक्ट बोल रहा है, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो केवल 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन नंबर 7वां, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में, ठीक है। आकाश नीला दिखा है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चालन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा? देखते हैं इसमें। पहला बोल रहा है इसमें गर्म कणों की गति शामिल होती है। चालन के पदार्थों में बिना किसी भौतिक माध्यम से उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। और इसमें बोला कि जो गर्म कणों का शामिल होना, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, एक बात सही, क्योंकि चालन है, चालन के लिए यहाँ पर एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, राइट। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा आंसर इसका ओनली बी करेक्ट है। सही पूछा था तो सही, यहाँ से ये सही हो जाएगा। निर्वात में घटित हो सकता है, गलत है, नहीं हो सकता है। ये तापांतर स्वतंत्र होता है, ये भी गलत है। सिर्फ बी स्टेटमेंट यहाँ से 8वें का करेक्ट होगा। आप लिख सकते हो चालन जो होता है इसके लिए यहाँ पर भौतिक माध्यम की यहाँ पर आवश्यकता होती है, राइट। और चालन की दर तापमान प्रवणता से प्रभावित होती है और उष्मा का प्रवाह उच्च तापमान होने के बाद यहाँ पर कम तापमान के क्षेत्रों की ओर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हिग्स बोसॉन कण के बारे में विचार करने कि यहाँ पर किसके अस्तित्व की पुष्टि करता है? ये पुष्टि करता है द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है उसकी पुष्टि करता है ना। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर सदिश राशि की बात बता रही है ना, अदिश नहीं है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश कहते हैं, ना कि सदिश। तो ये भी गलत हो जाएगी। दोनों यहाँ पर इसके अपोजिट एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 10वें का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से डी, ना तो 1 ना ही 2। सही पूछा है तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए भी कथन और कारण दे रखा। भी कथन 1, कारण लोलक की लंबाई बढ़ाने से उसकी दोलन की समय अवधि बढ़ जाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात 11वीं के यहाँ से करेक्ट हो जाएगी पहली बात। दूसरी बात, समय अवधि लोलक की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर टी बराबर होता है 2 पाई √L/G, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर टी क्या होगा? टी इक्वल आपका समय की अवधि होगी, समय की अवधि, ठीक है। एल हो गया लोलक की लंबाई, राइट। जी आपको गुरुत्वीय त्वरण, तो लोलक की जो लंबाई होगी उसके बढ़ाने से उसकी जो समय अवधि है वो बढ़ जाती है ना। ये सही है क्योंकि यहाँ पर जब एल बढ़ता है तो वी जो एल है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समय अवधि यहाँ पर लोलक की जो लंबाई उसके वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो यहाँ से आंसर जो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ये यहाँ से 11 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है तारे अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं? आंसर हो जाएगा 12 का डी, परमाणु संलयन के माध्यम से, ठीक है। कैसे करते हैं? परमाणु संलयन के माध्यम से, राइट। तो परमाणु संलयन हमारा जो होता है, जो ब्रह्मांड के प्रत्येक चमकते तारे की ऊर्जा का रहस्य होता है कि उनके अत्यंत यहाँ पर शक्तिशाली परमाणु क्रिया जो हमारा परमाणु संलयन है वो छिपा होता है। तारे जैसे हमारा सूर्य विशाल के यहाँ पर गैसीय पिंड होते हैं जिनका अधिकांश भाग हाइड्रोजन और हीलियम जैसे यहाँ पर हल्की गैसों से बना होता है। तारे में अपने केंद्र से अधिक तापमान करीब यहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री तक सेंटीग्रेड तक यहाँ पर दाब के कण यहाँ पर की जो स्थितियाँ होती हैं उत्पन्न कर सकते हैं, जहाँ हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकराकर हीलियम के नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को यहाँ पर परमाणु संलयन कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है, परमाणु संलयन भी देख लिया अपने यहाँ से, जो कि किसके माध्यम से यहाँ पर जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो डी यहाँ से आंसर होगा परमाणु संलयन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है मैक अति तीव्र चाल मापने की एक इकाई होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो है इसकी ये करेक्ट है। 1 मैक से अधिक चाल हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक है ना या अध्वनिक कहा जाता है, ना कि हाइपरसोनिक, तो गलत हो जाएगा। 5 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक चाल कहा जाता है। ये भी बात हमारे यहाँ से क्या होगा? 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है, ठीक है, सुपरसोनिक। ये भी गलत हो गया, ओनली 1 करेक्ट है। 13 का आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 यहाँ पर दे रहा है, मैचिंग करना है ए और बी यहाँ से, इसमें सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं इसको। पहला है ध्वनि के स्रोत और यहाँ पर तीव्रता कठ में। 14 पहला ध्वनि की तीव्रता यहाँ से हो जाएगी इसमें बोला है साधारण बातचीत, तो आपका हो जाएगा 30 से 40, ठीक है, सही है। विद्युत मोटर आपका हो जाएगा ये 110, सही मैच कर रहा है। जेट विमान आपका यहाँ से हो जाएगा 140 से 150, ठीक है। और जोर से बातचीत करना ये आपका हो जाएगा जोर से बातचीत करना तो आपका 50 से 60। सब एक दूसरे से मैच करें, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4। आंसर हो जाएगा 14 का
डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। रेडियो तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर पाती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमारी तरंगें होती हैं, ये रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और ये 1 mm से लेकर कुछ किलोमीटर तक यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। रेडियो तरंगे की आवृत्ति कम होती है, राइट, और अतः इसे किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में यहाँ पर व्यक्त किया सकता है। इन तरंगों का उपयोग रेडियो संचार व दूरदर्शन के यहाँ पर जो संचार प्रणाली उसमें होता है। इनका उपयोग आंकड़ों के संचारित करने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। रेडियो तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे विशेषता होती है कि अप्रिय निर्वात में संचालित हो सकती है ना। तो यहाँ से रेडियो तरंगे नहीं, ठीक, गलत हो जाएगी। रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली होती है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? दूसरी बात यहाँ से सिर्फ सही है। देखो जो मैं बातें आपको बताई रेडियो तरंगे के बारे में सब आप एक बात पॉइंट करके लिख सकते हो उनको, ठीक है। तो एक साइंस का भी एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा 150 क्वेश्चन को लेकर आपका, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर फेंकने पर वस्तु कभी कभी लौटकर नहीं आती है, प्लान वेग कहलाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका एकदम करेक्ट है ना, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात है पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये भी बात सही है। तीसरी बात प्लान वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से इसके गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लान वेग ये किसी पिंड के जो हमारा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगी। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, 16 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए भी कथन और कारण देखते हैं। चलती हुई बस अचानक रुकने पर यात्री आगे झुक जाते हैं, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या है? पहली बात यहाँ से जो बोल रहा है ये सही है, और शरीर गति में रहने का प्रयास करता है तब तक वहाँ पर बाहरी बल न लगा जब तक यहाँ पर, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, मैंने ऊपर डिस्कस कर चुका था इस बात को, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट है, दोनों व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, देखते हैं। मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट, पहला क्या होगा? मरीचिका आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये बात सही है। आकाश एवं समुद्र का नीला रंग अपवर्तन, ठीक है, तो यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना विवर्तन है ना, तारों का जो टिमटिमाना होता है ये अपवर्तन होता है ना कि विवर्तन। साबुन के बुलबुले का रंग दिखना व्यतिकरण, ठीक है, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 और 4, तो 18 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 19, पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 19 का, ये क्या आता है? मोल, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 नंबर है, सूची 1 सूची 2 दे रखा है और यहाँ पर रंग और तरंग दे रखी है। देखते हैं इसको 20 को। पहला है बैगनी, है ना, बैगनी हमारा क्या होगा? बैगनी का आपका हो जाएगा यहाँ से 570 से 590 nm, ठीक है, यहाँ से ये हो गया बैगनी का। उसके बाद आपका है नीला 450 से 495, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हरा 380 से 450 और पीला 495 से 570, है ना, ये इनकी तरंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें लिख सकते हो nm में, राइट। तो आंसर क्या होगा? 20 का आंसर बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियां में आकाश बनने वाली यहाँ पर सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये सूर्य के प्रकाश जल की बूंदों और वर्ण जो विक्षेपण वो कर दिया था, और यहाँ पर अपवर्तन परावर्तन और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके सम्मिलित होने से यहाँ पर जो प्रभाव से इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है आपको, ठीक है। पहली बात सही हो गई। इंद्रधनुष सदैव हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, याद रखना है। इसका कारण कि यहाँ पर निम्नलिखित जैसे कि सूर्य का प्रकाश पीछे ठीक यहाँ पर आता है उसकी इस वजह से, और वर्षा की बूंदें जाकर परिवर्तित होकर आंखों में वापस आती हैं। सेकेंड बात, इंद्रधनुष सदैव सूर्य की दिशा में बनता है, गलत है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि इसके उल्टी दिशा में बनता है, ठीक है। एक साथ 2 इंद्रधनुष कभी नहीं बनते हैं। थर्ड बात, यहाँ पर आपकी कई बार एक साथ 2 इंद्रधनुष भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिन्हें कहते हैं जिन्हें यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक इंद्रधनुष या द्वितीयक इंद्रधनुष जिनका रंग उल्टा होता है और यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो ये बोला कि नहीं बन सकते, गलत है, बन सकते हैं। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 22, अभिकथन और कारण, देखते हैं इसको 22 को। पहला है रुद्धोष्म विक्रिया में परिवेश के साथ ऊष्मा विनिमय शून्य होती है। पहली बात क्या होगी?
पहली बात यहाँ से इसकी ये सही है, ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, रुद्धोष्म प्रक्रिया में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात गलत है। रुद्धोष्म प्रक्रिया में तापमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आपसे बोलेगा रुद्धोष्म प्रक्रिया में ताप ना घटता है ना बढ़ता है, तो गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा तो प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो गैस है उसमें सिकुड़ रही होती है और यहाँ पर फैल रही होती है, जिससे क्या तापमान परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बात गलत हो गई, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 22 का 1 करेक्ट है और आर गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना, सी यहाँ से करेक्ट है 22 का। 23, ऊष्मा इंजन का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? यह आधारित होता है 23 में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊष्मा जो इंजन है वह संयंत्र है जो हमारा ऊष्मा ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। इसका कार्य चक्र होता है कि यहाँ पर जिसमें ऊर्जा में ऊष्मा को यहाँ पर एक उच्च ताप स्रोत से लिया जाता है, जिससे कुछ भाग को लेकर यहाँ पर कार्य में बदला जा सकता है और शेष ऊष्मा को निम्न ताप वाले यहाँ पर स्रोत में त्याग दिया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आप लिख सकते हो, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, ऊर्जा के ना तो उत्पन्न कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है, ठीक है, केवल एक रूप में यहाँ पर दूसरे रूप में चेंज कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 23 का सी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर को। 24 यहाँ से अभिकथन और कारण दे रखा है, ठीक है, इसको देखते हैं। पहला बोला है इसमें, वायु में आर्द्रता होने पर जल का वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, बात एकदम सही बोला, क्योंकि यहाँ पर वायु में आर्द्रता होने पर जल का वाष्पीकरण धीरे होता है। ये प्रक्रिया यहाँ पर जिसमें तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पानी गैस के रूप में यहाँ पर वाष्प परिवर्तित होता है, तब होता है जब यहाँ पर पानी का ऊपरी हिस्सा वायुमंडल में फैलता है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी। आर वाली बात देखते हैं यहाँ पर, दूसरी बात को इसमें बोला है, वर्षा ऋतु में हवा में अधिक आर्द्रता होने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, आंसर हो जाएगा ए, दोनों बातें सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, वह तापमान जिसका मान पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल पर समान होता है, ये क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद हो गया होगा कर करके इसको। तो 25 का बी -40 है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए विकथन और कारण है, फिर से देखते हैं इसको। पहला बोला है, न्यूट्रॉन परमाणु अभिक्रियाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी जो रहेगी, ये पहली बात यहाँ से चलो देख लेते हैं अभी क्या होगा इसमें। पहली बात शायद यहाँ से गलत होगी इसमें, अच्छा ठीक है, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन परमाणु अभिक्रियाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। तो यहाँ से बात करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होते हैं जो विद्युत के आवेश रहित कण होते हैं और परमाणु अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। न्यूट्रॉन के आवेश रहित यहाँ पर जो प्रकृति होती है उसके कारण वे परमाणु में नाभिक धनावेशित प्रोटॉनों के कारण प्रकर्षित नहीं होते हैं, जिससे उनमें आसानी से नाभिक में प्रवेश कर सकते हैं और अभिक्रिया में अपनी शुरू कर सकते हैं। तो पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी, ठीक है, पहली बात गलत नहीं है। दूसरी, न्यूट्रॉन का उपयोग परमाणु नाभिक पर बमबारी करने के लिए किया जाता है, जिससे परमाणु विखंडन संलयन जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आर वाली बात क्या होगी, आर वाली बात भी करेक्ट है, दोनों बात एकदम करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है, तो आंसर ए और आर। 26 का डी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। 27 नंबर, न्यूटन के शीतलन का नियम से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे नियमानुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच के अंतर को समानुपाती होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर जो होती है वस्तु के ताप और परिवेश के ताप के बीच अंतर के समानुपाती होती है। यह नियम केवल लघु तापांतर के लिए वैध होता है, पहली करेक्ट होगी। दूसरी बात, यह नियम केवल लघु तापांतर के लिए ही वैध है, सेकंड बात मैंने बताया आपको, है ना। विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय पिंड पृष्ठ की जो हमारी प्रकृति होती है उससे खुले पृष्ठ और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तीसरी बात क्या है, शीतलन की दर वस्तु की जो सतह होती है उसके क्षेत्रफल के घटने और बढ़ने पर बढ़ती है, घटती है, ठीक है, क्षेत्रफल के घटने पर बढ़ती है और बढ़ने पर घटती है, अपोजिट बता रहा है, ठीक है। तो ये बात गलत, क्योंकि शीतलन की दर वस्तु की सतह के क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर घटती है, अपोजिट नहीं होगी, बढ़ने पर बढ़ेगी और घटने पर घटेगी। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा 27 का सी। 28 नंबर है अभिकथन ए और कारण आर, देखते हैं इसको। उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु प्रतिबिंब का अनंत पर बनता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात 28 के यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, उत्तल लेंस के केस में जब वस्तु फोकस पर हो तब अपवर्तित किरणों एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये भी बात सही है, दोनों बातें हमारे यहाँ से क्या है एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये किरणें होती हैं आपस में
मिलती नहीं है, इसलिए क्या होगा, उनका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और इसलिए समानांतर हो गए, एक दूसरे के नहीं मिलेंगे तो, ठीक है। ये वास्तव में वही कारण है जिसकी वजह से वहाँ पर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और जब वस्तु फोकस पर होती है और उनसे निकलने वाली यहाँ पर अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, इसका अर्थ होता है वे मिलती नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा 28 का सी। देखो आपको स्टेटमेंट नहीं देखना है कौन सा स्टेटमेंट में क्या होता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए क्या बात है, क्या बात हो रही है। आपको आप देखते रहो स्टेटमेंट कौन सा है, हाँ ठीक है हो गया। आपको बात समझना है कि क्या बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रहे हैं 29 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करने उपकरण प्राथमिक कार्य। देखते हैं इसको 29 को। पहला है डायनेमो, आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगला मोमबत्ती मतलब रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश प्लस ऊष्मा ऊर्जा, मोमबत्ती प्रकाश प्लस रासायनिक ऊर्जा, तो आपको हो जाएगा ये, ठीक है। अगला माइक्रोफोन आपका हो जाएगा ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, सी का 4। और लाउड स्पीकर आपको हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आंसर हो जाएगा 29 का सी, करेक्ट आंसर है। बाकी मैच कर सकते हो या सामने आप लिख सकते हो, इसके सी नंबर यहाँ से देख लो। क्वेश्चन 30 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी तरल में पदार्थ में डूबे पिंड का उत्प्लवन बल बराबर होता है कब? ये बराबर होता है कब? जब शरीर द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो। सी यहाँ से क्या होगा, 30 का करेक्ट आंसर होगा। जब कोई वस्तु किसी तरल या गैस में पूरी तरह से आंशिक रूप से डूबता होता है तो वह ऊपर की यहाँ पर और जो उत्प्लवन बल होता है उसको अनुभव करता है। ये बल विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। उत्प्लवन बल एक ऊपर दिशा में लगने वाला बल है जो किसी तरल में डूबे हुए या पर तैरते हुए पिंड का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर 30 का सी करेक्ट है। 31 देखते हैं। 31 है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। डॉप्सन यहाँ पर है जो वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित होता है, ठीक है। वायुमंडल ऊर्ध्वाधर में उपस्थित होता है और गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडल जो होता है, वायुमंडली में ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। ओजोन की मात्रा जो होता है उसको डॉप्सन में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर गैस की मात्रा मापने की इकाई होती है, ओजोन की मापने की इकाई नहीं, गैस की मात्रा को मापने की इकाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यूसिक क्या होगा? क्यूसिक वह प्रवाह मापने की इकाई जिसमें क्यूबिक फीट यहाँ पर प्रति सेकंड संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये नदियों के जल प्रवाह को मापने की इकाई है। कूलाम क्या होगा? कूलाम आपका हो जाएगा यहाँ से ये विद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक है। और ये दबाव मापने का मात्रक है, राइट। ये कूलाम जो होता है हमारा विद्युत आवेश का मात्रक है ना, ऊष्मा का नहीं। थर्म विद्युत आवेश का मात्रक है। थर्म क्या हो जाएगा? थर्म आपका यहाँ होगा ये ऊष्मा का मात्रक है, आवेश का नहीं। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, मतलब एक बात। तो 31 का आंसर हो जाएगा डॉप्सन। अच्छा, डॉप्सन यहाँ पर जो होगा ये ओजोन मात्रा का उपाय है ना। तो यहाँ से ओजोन में मात्रा को व्यक्त करते हैं इसकी। तो पहला वाला सही होगा, डॉप्सन भी है ना। डॉप्सन भी सही है और क्यूसेक भी सही है, 2 बातें सही हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा डाउट था पहले वाले में कि डॉप्सन कुछ लिखा था वहाँ पे लेकर के, तो एक्स्ट्रा बात यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। तो बट लिखिए जो बात यहाँ पे पहली सही होगी और दूसरी भी सही है, राइट। तो आंसर 2 युग्म यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है कौन सा आविष्कार यहाँ पर सही नहीं है। 32 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये डी, टाइपराइटर वाटरमैन, ठीक है। ये यहाँ से इसका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो टाइपराइटर है ये हो जाएंगे सोल्स। इनके कौन थे? राइटर, आविष्कारक सोल्स थे, है ना, आविष्कारक इसके। 33, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और यहाँ पर विखंडन पर नहीं। नाभिकीय संलयन में अभिक्रिया नाभिकीय संलयन में नाभिकीय विखंडन की तुलना में ऊर्जा उत्पादित कम होती है। सेकंड बात क्या होगी? ऊर्जा उत्पादित यहाँ पर अधिक होती है, कम नहीं होती है। एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहते हैं, ये बात सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 33 का। 34, केशिकत्व क्रिया के संबंध में विचार करना है कौन सा सही होगा। ये वर्षा की बूंदों के गोलाकार आकार के लिए उत्तरदायी होती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये कौन सा बोला इसकी में सही होगा? तो देखो पहली बात यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर बूंदों गोलाकार के यहाँ पर उत्तरदायी होगी, ये बात गलत है ना। केशिकत्व वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई तरल पदार्थ संकीर्ण नलिकाओं जो होती हैं उसमें बिना बाहरी बल के स्वयं ऊपर चढ़ता है ना। ये 2 बलों के कारण होता है, जैसे कि एक होता है शासनजन बल और एक होता है कोहेजन बल, है ना, ये दोनों। तो ये दोनों याद रखने हैं। पहली बात यहाँ से गलत होगी, जो सही स्टेटमेंट इसका है ये हो जाएगा यहाँ से सी नंबर। इसके कारण संकीर्ण नलिकाओं में तरल पदार्थ ऊपर नीचे गिरता है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला 35 का
अभिकथन तार में दे रखा है लंबाई बढ़ने पर किसी तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ाएंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। एकदम करेक्ट है बात, है ना। दूसरा, प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। एकदम बात सही है ना। दोनों बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। और ये विद्युत प्रतिरोध आर को हम निम्नलिखित सूत्र परिभाषित कर सकते हैं, जैसे आर बराबर प्रतिरोध, पी आपका पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, एल तार की लंबाई, ए आपका इसका अनुभाग क्षेत्रफल। तो जो सूत्र हमारा होगा फार्मूला, उसके हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो आर बराबर पी एल अपॉन ए, है ना। ऐसे करके लिख सकते हो। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है, और इसकी स्टेटमेंट की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो 35 का ए यहाँ से करेक्ट है। 36, निम्नलिखित पर विचार करना है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के पास वस्तुएं धुंधली दिखती है। निकट दृष्टि में दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं धुंधली, जो सा दोष होगा वही तुमको मतलब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो देख एक बार बताते देख के। देखो पहला यहाँ पर बोला है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमको दोष है ना, ये बोला पास की वस्तु धुंधली दिखती है। जो सा दोष होगा वही वस्तु तुमको साफ दिखेगी, ऐसा कुछ ऐसा करके था। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, बताता हूँ आपको। देखो पहली निकट दृष्टि, जब निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो सा दोष होगा वही तुमको साफ दिखेंगे। जैसे निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट तुमको साफ दिखनी चाहिए, ऐसा होता है। आप एक बार पॉइंट नोट कर लो, अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की ही तुमको साफ दिखेंगी। राइट, यहाँ पे बोला पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, तो गलत हो गया। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु धुंधली दिखती, गलत है। दूर को पास की धुंधली दिखेंगे। दोनों बातें यहाँ से 36 की गलत है। आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था, जब साइंस में 12th कर रहा था ना, उस टाइम पे पढ़ा था मैंने ये, तो उस टाइम से याद है मुझे कि ऐसे मतलब एक ट्रिक टाइप से है, ऐसे कर सकते हो इसको। क्वेश्चन 37 है, पास्कल के नियम के संबंधित कथनों पर विचार करना है। ये गुरुत्वाकर्षण को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो विरामावस्था में तरल पदार्थ में दाब सभी बिंदुओं पर समान रूप से लगता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, एक बंद तरल पदार्थ में दाब परिवर्तन बिना कम हुए प्रसारित हो सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। गतिशील तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान डालता है। गतिशील तरल पदार्थ सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर गतिशील तरल जो दाब है सभी दिशाओं में अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और ये इसके लिए हम बर्नौली के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर बी सही है 37 का। 38, निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाहित आवेश विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। दोनों बातें करेक्ट है। क्वेश्चन 39, पराश्रव तरंगें के संबंध में विचार करना है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है। ये कपड़ों में धूल हटाकर उन्हें साफ भी कर सकती हैं। ये भी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से इनका उपयोग बीमारी के उपचार में भी किया सकता है। ये बात करेक्ट है। और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर भी कर सकती है, जैसे अपने आप दरवाजे बंद होते हैं ना, वो सब में भी नियंत्रित कर सकती है। तो ये भी करेक्ट है। चारों बातें यहाँ पर पराश्रव के बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में विचार करना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है? देखो, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है हमारा, ये इसकी शर्तें होती है, जैसे कि प्रकाश अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम जैसे कि जल, कांच, उससे कम अपवर्तनांक वाले के माध्यम पे जाना चाहिए। आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ये इसके टर्म कंडीशन कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 40 का बी यहाँ से करेक्ट होगा। जब प्रकाश अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तब, जो मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये बोला जब परावर्तन 90 डिग्री, परावर्तन कोण 90 डिग्री होता है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा परावर्तन कोण होता है ये अधिक होगा, इससे 90 डिग्री नहीं होगा। जब परावर्तित किरण लुप्त हो जाती है, गलत है ना, लुप्त नहीं होती है। तो जो सही आंसर हमारा बी यहाँ से 40 का करेक्ट है। 41, अर्धचालक से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इनकी चालकता कुचालक से कम परंतु चालक से अधिक होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 41 का ये गलत है। ठीक है, क्योंकि चालक बोला है कि चालकता कुचालक से कम परंतु चालक से अधिक होती है ना, तो पहली बात यहाँ से गलत होगी। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर चालक तांबा और चांदी कम होती है, लेकिन यहाँ पर कुचालकों में प्लास्टिक जो कांच जैसे यहाँ पर इसमें अधिक होगी। तापमान में कमी के साथ उनकी चालकता बढ़ती है। सेकंड बात भी गलत, क्योंकि तापमान में बढ़ने पर चालकता बढ़ती है ना, जबकि धातु में उल्टा होता है। ये बात गलत हो जाएगी। जर्मनियम और सिलिकॉन महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि जर्मनियम Ge और सिलिकॉन Ci महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं। विशेषकर सिलिकॉन का उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड और बड़े पैमाने पर इसमें किया जा सकता है। ओनली तीसरी बात करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3, ए यहाँ से सही आंसर है। 42, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? आंसर हो जाएगा 42 का बी,
चैन वीकनेस। ठीक है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदुओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अंतरिक्ष में यहाँ पर जो लैग्रेंज बिंदु होते हैं उनका सबसे अच्छा वर्णन में से कौन सा करता है? ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का आंसर ये करता है। एक स्थान जहाँ से दो बड़े पिंडों को संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के एक छोटे से तीसरे पिंड द्वारा महसूस किया गया अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो बी आंसर क्या होगा 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 44 देखते हैं। 44 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रत्यावर्ती धारा AC से दिष्ट धारा DC प्राप्त करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा AC से दिष्ट धारा DC प्राप्त करने के लिए दिष्ट कार्य यहाँ पर जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, न कि यहाँ पर इन्वर्टर का, तो गलत होगा। दिष्ट धारा DC को प्रत्यावर्ती धारा AC प्राप्त करने के लिए दिष्ट कार्य प्रयोग करते हैं, गलत है। ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, है ना, इसको इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों बातें जैसे इसके अपोजिट दे दिए। यहाँ पर प्रत्यावर्ती इसकी जगह हो जाना चाहिए था आपका इन्वर्टर, और इसकी जगह आपको होना चाहिए दिष्ट कार्य यहाँ पर। ठीक है, ये इस वजह से दोनों बातें गलत हैं इसमें। आंसर क्या होगा? डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ से, निम्नलिखित में से किसे परमाणु नाभिक की ओर की खोज के लिए परमाणु भौतिकी जनक के रूप में माना जाता है? आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से ए स्टेटमेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु भौतिकी के जनक कहा जाता था इनको। इन्होंने 1911 में अपनी प्रसिद्ध स्वर्ण जो पन्नी प्रयोग था उसमें यहाँ पर इसके माध्यम से परमाणु नाभिक की खोज की थी। इन प्रयोगों में उन्होंने देखा कि यहाँ पर अधिकांश जो हमारे अल्फा कण थे सीधे निकल जाते थे, लेकिन कुछ यहाँ पर बड़े कोणों में परावर्तित हो जा रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का आविष्कार भाग जो अधिकांश भाग में रिक्त होता है और उसका द्रव्यमान एक छोटे से घने जो धनावेशित नाभिक होते हैं उसमें केंद्रित होता है। तो ये सब बात याद रखनी है आपको। 46 देखते हैं। 46 से, निम्नलिखित में से विचार करना है। जल का आयतन अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है। क्या होगा? 46 का जो पहली बात यहाँ से है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जल को जो बोल रहा है इसमें जल का आयतन न्यूनतम, जल का आयतन जो होता है अधिकतम होता है हमारा कब? जल का देखो, जल का घनत्व जो होता है अधिकतम वो होता है कब? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आयतन नहीं, है ना। यहाँ पर होता है अगर जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आयतन की घनत्व होता तो यहाँ पे बात सही होती है, आयतन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। सेकंड है, जल का घनत्व न्यूनतम 4 डिग्री पर होता है। 4 डिग्री पर होता है जो जल का घनत्व होगा, यहाँ पर जल का घनत्व नहीं होगा न्यूनतम, ये जल का आयतन यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसको आयतन करना चाहिए, यहाँ पर घनत्व करना चाहिए। दोनों बातें गलत है। आंसर 46 का डी करेक्ट होगा। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता के श्रेणी के अनुसार सबसे कम अभिक्रियाशील है? आंसर हो जाएगा 47 का आंसर बी, सोना। ठीक है। धातु की अभिक्रियाशीलता में श्रेणी में एक ऐसी क्रमबद्ध सूची जिसमें धातु की जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता होती है उसके अनुसार ऊपर से नीचे की ओर उनको बताया जा सकता है, जैसे कि जिंक, है ना, सोना, सोडियम, आयरन, नींबू का रस, खट्टा रस, ये सब हो सकता है, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा 47 का ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोना। ठीक है। सोना होता है ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु में से एक मानी जाती है, राइट। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु में से एक है सोना। ये ना तो अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही यहाँ पर समान रूप से ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। इसलिए ये सर्दियों में चमकदार और अपरिवर्तनीय रह सकता है। सर्दियों में भी क्या है? चमकदार यहाँ पर रह सकता है और सर्दियों तक मतलब काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चमकता रहता है। इसलिए यहाँ पर कोई, क्योंकि ये ऑक्सीकरण इसका नहीं होता है और यहाँ पर अम्ल के साथ क्रिया भी नहीं करता है। 48 आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सोना है ज़्यादा टाइम तक क्यों चमकता रहता है, तो ये बात याद रखनी है आपको। 48 है, सूची को सूची 2 को मैच करने देखते हैं। पदार्थ और यहाँ पर अम्ल दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला नींबू का रस, नींबू का रस आपको हो जाएगा यहाँ से जो हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, है ना, साइट्रिक, और यहाँ पर एस्कार्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। खट्टा दूध आपका लैक्टिक हो गया। सिरका आपका हो जाएगा यहाँ से एथेनोइक एसिड, और इमली बचा आपका, इमली आपका यहाँ से हो जाएगा क्या? टार्टरिक अम्ल। आंसर क्या होगा? 48 के जो मैच हो रहे हैं तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, मैच करोगे तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमसन के परमाणु मॉडल का सही वर्णन करता है? ठीक है। थॉमसन के परमाणु मॉडल का सही वर्णन करता है इनमें से कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का बी। परमाणु एक समान धनावेशित कण का एक बड़ा गोला है जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करेक्ट होगी 49 में। इस मॉडल को उन्होंने ये प्रस्तावित किया था कि इस धनात्मक पृष्ठभूमि में ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं, जिससे यहाँ पर पुडिंग में
जो किशमिश के टाइप में, ठीक है। और परमाणु जो वहाँ पर वैद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश संतुलित रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो थॉमसन के परमाणु मॉडल में ये क्या होता है ना, कंडीशन। 50 नंबर, मानव शरीर में जो पीएच है इसके महत्व के बारे में आपको विचार करना है। जैव रासायनिक प्रक्रियाएं 7 से 7.8 तक की संकीर्ण पीएच सीमा में होती हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जाएगी, ये करेक्ट है। दूसरी बात, पीएच में एक थोड़ा छोटा सा परिवर्तन इन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता है। तो पीएच में एक छोटा सा परिवर्तन होता है, इन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि इसमें पीएच के छोटा सा परिवर्तन प्रक्रियाओं को प्रभावित, क्योंकि पीएच का जो परिवर्तन होता है इनकी प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा, है ना। प्रभावित बोले नहीं कर सकता, तो एक बात गलत होगी इनको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ओनली 1 करेक्ट है ना। तो ए सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 50 का, राइट। ध्यान से देखना है और स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एलपीजी में एथिल मर्केस्टन क्यों मिलाया सकता है, क्यों मिलाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का, ये मिलाते हैं क्योंकि गैस रिसाव का पता लगाने के लिए, राइट। यहाँ पर कहाँ से गैस रिसाव, इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर इसको मिलाते हैं, राइट। 52 है, यौगिकों के संबंध में विचार करना है। यौगिक का निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व विशिष्ट स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, ठीक है। पहली बात क्या होगी, 52 की पहली बात यहाँ से जुड़ेगी, ये पहली बात यहाँ से करेक्ट है इसकी, ठीक है। दूसरी बात, यौगिक के उन गुणों के जो समान होते हैं, यौगिक के जो गुण होते हैं उन तत्वों के गुणों के समान होते हैं जिनमें वे निर्मित होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यौगिक के गुण अक्सर उनके जो घटक होते हैं उनको तत्वों को पूरी तरह से पृथक होते हैं, ठीक है, समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 52 का आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा इसका। 53 नंबर, यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परमाणु के किस मॉडल ने ऊर्जा स्तर की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा यहाँ से किया था 53 का सी, बोहर मॉडल ने, ठीक है। जो बोहर मॉडल है यहाँ पर जो प्रस्तावक इसके साथ कौन से, नील्स बोहर 1913 में ये मॉडल उसकी जो ऊर्जा स्तर था उसकी अवधारणा को यहाँ पर प्रस्तुत किया था। सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 54, लिटमस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा सही होगा। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग प्रदर्शित करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बात पहले बोला है करेक्ट है एकदम, ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक संकेतक है जो मुख्य रूप से लाइकन नामक पौधे से प्राप्त होता है और ये अम्लीय और क्षारीय विलयन में पहचान करने के लिए पर प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, लिटमस क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदर्शित करता है, ये भी बात करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 54 के दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 55, जैसे 55 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसे फ्रियॉन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रियॉन के नाम से जानते नहीं है इसको, यहाँ पे क्या है, जो फ्रियॉन है, राइट, उसके यहाँ पर एक यौगिक जो है उसका ब्रांड का नाम है एक, ठीक है, तो उसके रूप में बोलते हैं इसको, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से इसका उपयोग रेफ्रिजरेशन के लिए यहाँ पर किया जा सकता है, ये भी बात क्या है, गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से गलत है, आंसर डी। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। लिथियम सबसे भारी धातु मानी जाती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी, लिथियम हमारी जो एक धातु है जो सबसे हल्की होती है, गलत हो जाएगी पहली बात। दूसरी बात, लिथियम का उपयोग बैटरी के निर्माण में किया जाता है, ये भी बात करेक्ट है। एक हमारा लिथियम ट्रायंगल ऐसे करके ना, तो यहाँ से उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो। तो सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत थी। 57, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा 57 का ये सी, सिल्वर आयोडाइड, काफ़ी न्यूज़ में भी था, राइट। तो इससे क्या होगा, बादलों में बर्फ जो क्रिस्टल बनने लगते हैं और वहाँ पर फिर वर्षा हिमपात में हो जाती है। 58, अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पर है। जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान बढ़ता है। पहली बात क्या होगी, 58 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जंग में लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ मिलकर लोहे के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी करा तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। 59, विचार करना है निम्नलिखित पर। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः एक पाक सोडा, बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है। पहली बात यहाँ से जो है ये गलत है, क्योंकि पाक सोडा जो होता है ये बेकिंग सोडा और निर्जल सोडियम जो कार्बोनेट है उसको अलग रासायनिक यहाँ पर यौगिक बनाता है ना, कि उनके रूप में मानता है, तो गलत हो जाएगा।
अग्निशमकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अग्निशमन है उसमें यहाँ पर इसका यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पर जो खाने में फुलाव करने के लिए, सफाई करने के लिए, जबकि यहाँ पर सोडियम जो कार्बोनेट है उसका उपयोग जो औद्योगिक प्रक्रिया है, साबुन निर्माण, ये सब में यहाँ पर उपयोग करते हैं। पाक सोडा जो होता है इसका उपयोग अग्निशमन में भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और पाक सोडा जो होता है NaHCO3 होता है, जो तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड को और सोडियम कार्बोनेट को यहाँ पर परिवर्तित कर देता है। तो सेकंड बात सिर्फ करेक्ट है, पहली बात यहाँ से गलत होगी। आंसर 59 का बी। 59 हो गया। 60 आयोडीन टिंचर के मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए यहाँ पर किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 60 का, ये किए जा सकते हैं सी, एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। 61 किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा 61 में ए, फ्लोरीन के यहाँ पर सबसे अधिक होती है, ठीक है। 62 टेट्राएथिल लेड TeL निम्नलिखित में से क्या है? ये है जो ये एक अपस्फोटनरोधी यौगिक है ना, एंटीनॉक कंपाउंड, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 63 अभिकथन ए और कारण। अभिकथन में बोला है अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन रेडियो संपर्क में खोल देता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। दूसरी बात, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश कराता है तो यान की सतह ताप बढ़ जाता है और जिससे आपस के चारों ओर अयनित यहाँ पर हो जाती है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पर इसकी करेक्ट है, तो आंसर 63 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लाज्मा रेडियो तरंगों को अवशोषित करता है और जिससे क्या होता है, भू स्टेशन की सतह पर रेडियो संपर्क इनका टूट जाता है और अयनिक यहाँ पर जो वायु होती हैं उससे परत हट जाने पर यहाँ पर संपर्क में फिर से स्थापित हो पाता है, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर बी। 64 निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्षारण रोकने के लिए संबंधित उपाय से संबंधित है? मतलब यहाँ पर कौन सा कथन जो है संक्षारण रोकने के लिए उपाय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा धातु पर पेंटिंग करने के लिए संक्षारण यहाँ पर रोका जा सकता है इसको, ठीक है। अगला 65 हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने में प्रयोग होने वाला उत्प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ से जिसका यहाँ पर बोला कि कौन सा होगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 65 का बी यहाँ से करेक्ट होगा, प्लेटिनम, ठीक है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने में प्रयुक्त होने वाला जिसमें प्लेटिनम होगा। आगे 66 है अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। तो पहला है अभिकथन में बोला कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रयोग लाल रंग का प्रकाश का अधिक होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है, लाल रंग में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर तक होती है, ये भी बात करेक्ट है, दोनों बात करेक्ट है। 66 का आंसर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक प्रमुख दोष है कि यहाँ पर क्या होता था? इसका जो दोष था यहाँ पर ये था कि यहाँ पर कुछ तत्वों के उनके परमाणु भार में अनुसार ठीक स्थान पर नहीं रखा गया था, राइट। यहाँ पर इनका ये एक प्रमुख दोष था। 68 में फिर से यहाँ पर अभिकथन का कारण है। अभिकथन में बोल रहा है पॉलिएस्टर से बने वस्त्र अधिक सिकुड़ते हैं और टिकाऊ भी नहीं होते हैं। पहली बात क्या होगी? 68 की पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये टिकाऊ होते हैं और यहाँ पे ये बोला कि इसमें अधिक सिकुड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर अधिक टिकाऊ भी होते हैं। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक बहुलक है जिसमें मजबूत रासायनिक बंधन होते हैं, एकदम करेक्ट बात है। तो आंसर क्या होगा? पहली बात गलत है और दूसरी बात करेक्ट है, आंसर डी आंसर सही होगा। 69 पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता, क्यों प्रभावी नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जल एवं पेट्रोल अमिश्रणी और यहाँ पर पेट्रोल के ऊपरी परत पर बनाता है और यहाँ पर जलता रहता है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोल एक ज्वलनशील तरल है जो बहुत आसानी से यहाँ पर वाष्पित होता है और इसकी वाष्पें हमें जो आग होती है हवा में उसमें पकड़ सकती है और जल और पेट्रोल में आपस में मिश्रण नहीं हो सकते, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ से विद्युत अपघटन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। पहला यहाँ से जो इसमें सही कथन है हमारा 70 का, ये हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट। ये अंतरिक्ष यान हेतु ऑक्सीजन उत्पादन में उपयोग किया जाता है। सी यहाँ से इसका विद्युत अपघटन के लिए पर एक कथन ये सही है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन की क्षमता जो शोषण होती है उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो नासा है उसमें एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले पर कुछ तकनीकी भी उसमें से एक पानी आती है विद्युत अपघटन को लेकर के। 71 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम सीले नामक वैज्ञानिक ने की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट है। सिलिकॉन भूपर्पटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम ये होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन नहीं। पहले यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, तो ये गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 71 का एक करेक्ट आंसर है। 72 निम्नलिखित में से
कौन सी प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? परासरण का जो उदाहरण इनमें से ये हो जाएगा 72 का सी, किशमिश की जो पानी है उसका फूल जाना, राइट। आगे 73 है। 73 यहाँ से सूची को सूची 2 को मैच करना है, गैसीय नियम और अपनियत राशि इनकी, ठीक है, मैच करते हैं। तो यहाँ से देखो पहला हो जाएगा आपका 73 में बैल का नियम आपको हो जाएगा यहाँ से नियत राशि बोला है तो एन और टी है ना, तो एन टी ये हो जाएगा मतलब = 2, ठीक है। चार्ल्स का नियम आपको हो जाएगा एन पी, ठीक है। गैलुसाक का नियम आपको हो जाएगा एन वी और अवोगाद्रो का नियम आपको हो जाएगा टीपी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ए, यहाँ से करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो जो 73 क्वेश्चन थे यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसके यूपीपीसीएस मैंने आपको करा दिया पार्ट 1 में। पार्ट 2 का मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा, तो पार्ट 2 को आप यहाँ से कवर कर जाओगे, ठीक है। साइंस का अपना थोड़े क्वेश्चन है, आपको यहाँ से रीड करते रहना है और अपना नोट्स इसको अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो एंड करते हो यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।